हम आ गए हैं ना आपका हम आगाज हैं अच्छा ना यहाँ करने पर। के लिए। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इशू है क्या और उसका सोल्यूशन क्या निकाला। टोटल फोकस रहना पड़ता है अपने गोल के ऊपर और अपने ड्रीम के ऊपर। अभी इनका भाई छोटा सा रैकेट है उसका उसके जितना। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कहा देखना वो वाले कपड़े में नहीं दूंगी अगर तुम जीती तो यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया सुंदस और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड तो बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड तो देखिए सबका ही अच्छा गुजरता है और आपका आगाज भी बहुत अच्छा होगा। नहीं हुआ तो हम आ गए हैं ना आपका हम आगाज हैं अच्छा ना यहाँ करने पर। के लिए। एब्सोल्युटली। और आज की एक बार फिर आज की अच्छी बात हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे जी। तो दिखाए जी आज की अच्छी बात। और पहले हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आज की अच्छी बात है क्या। तो प्लीज सुनते हैं। खुशी भी है ज़माने में कोई चीज़, और ये खुशियां हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी घूमती रहती हैं, लेकिन हम बड़ी खुशियों का इंतजार कर, हम ये सोचते हैं कि पहले इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं फिर हम कुछ करेंगे, पहले कोई इवेंट आ जाए फिर कुछ करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में लिव इन द मोमेंट। जिस Yes. जगह आप मौजूद हैं उसको जिए, उस लम्हे को जिए जैसे हम ये लम्हा जी रहे हैं आपके साथ इस प्रोग्राम में। और ये जो है स्कर्दू के बाबा हैं और मलंग बाबा इनको कहते हैं। 65 साल उनकी उम्र है। अब सोचे कि उस्ताद शब्बीर उर्फ मलंग बाबा जब 65 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है अपनी लाइफ एंजॉय करने से। तो ज़िंदगी एंजॉय करें। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गजा इसराइल की जंग लेबनान पहुंच गई। हिजबुल्लाह और इसराइल तनाज़े से लेबनान में 740 से ज़ायद अफराद शहीद। दुनिया में बढ़ते जंगी खतरात से निमटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए, पीसीबी ने आज से कनेक्शन कैंप जो है वो लगा दिया है। कोचेज और सीनियर खिलाड़ी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए कौन सी नई हिकमत अमली अपनाई जाने वाली होगी, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। IPPs के मुल्क की मईशत में तबाही के हवाले से हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। कुछ IPPs ने गलत मुआहदों की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों वसूल कर लिए। गलत मुआहदों का खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले पाकिस्तान में उसी कैपेसिटी के विंड्स प्लांट 4 गुना महंगे लगाए। और पाकिस्तानी MMA फाइटर शाहजेबन की लगातार छठी कामयाबी। सिंगापुर को कॉमेट लीग में ब्राजीलियन हरीफ का नॉकआउट। फखरे पाकिस्तान आज होंगे बोल में मेहमान। तो अपने शो का करते हैं आगाज। और अब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि जब सहूनी रियासत इसराइल वो गजा में उसने बर्बरियत जारी रखी हुई है और जंगी महास अब मजीद फैल चुका है और लबनान जो है वो पहुंच चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज 27 सितंबर तक अमेरिका में क़याम पजीर हैं, जहां न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत होगी। और आज शहबाज शरीफ 27 तारीख को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जो खिताब है उस पर दुनिया भर की नज़रें होंगी। ऐसे में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे और इस्लामोफोबिया के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम पर जोर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब इस वक्त गजा की सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 60 ज़ख्मी कर दिए गए हैं। और फ़लस्तीनी टेलीकम्युनिकेशन के आलात को भी निशाना बनाकर खान यूनिस और देर में इंटरनेट को मुअत्तल कर दिया गया है। खित्ते में जो जंग है वो फैल रही है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब यूं जनरल असम्बली जाएंगे तो वो खिताब में क्या कहेंगे, इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। सीनियर तज़्ज़ियाकार शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले ज़रा हम ये जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। अब तो ऐसा लगता है अरसा गुजर गया है, लेकिन इसराइल की जो ये हवस है, ये जो प्यास है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है अब ये जंग फैल के लबनान तक जा रही है? दुनिया जो आलमी ज़मीर है वो कब उसका जागेगा जब ये खुदा न खास्ता खाकम बंधन ये आग मजीद फैल जाएगी? बहुत शुक्रिया। और बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि ये आग, जंग की आग, जंग के शोले और ये कत्लेआम या इंसानी खून
कहीं मजीद खितों तक न पहुंच जाए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद मसलसल इंसानी खून बहा है इसराइल के हाथों, और मासूम फ़लस्तीनियों को जिस बेदर्दी के साथ कत्लेआम का निशाना बनाया गया है, 40,000 से ज़्यादा मासूम इंसान अपनी जानें खो बैठे। लेकिन बेहिसी का आलम यह है कि सलामती कौंसल जहां वज़ीर आज़म साहब अब जा रहे हैं, आज उन्होंने चले जाना है न्यूयॉर्क में, तो सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा जिसका काम ही दुनिया में अमन कायम रखना है, वो भी नाकाम हो चुकी। बड़ी ताकतें नाकाम हो चुकी। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया अपीलें तो करते रहे कि जी वो वहाँ पर इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त होनी चाहिए, अस्पतालों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये बड़ी ताकतें ही तो इसराइल की बैकर्स बनी और इसराइल ने इन्हीं के सहारे फ़लस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम जारी रखा। अब मामला आगे बढ़ गया, अब ये चला गया लिबनन। हिज़्बुल्लाह लिबनन की तंजीम ये बहुत अरसा से वहाँ पर कार फरमा है। लिबनन में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो तो हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के बहाने हो रही हैं, लेकिन साथ साथ एक तरफ शाम है, एक तरफ इराक है, फिर जॉर्डन है। मिस्र कोशिशें करता रहा है लेकिन नाकामी हुई हर चीज़। लिबनन भी या हिज़्बुल्लाह के ठिकाने वहाँ भी कौन आएगा उनको बचाने के लिए? अगर 40,000 इंसानों के कत्ल के बावजूद भी मगरिब की या बड़ी ताकतों का ज़मीर नहीं जागा, तो लिबनन के पीछे भी कोई नहीं है। जैसे फ़लस्तीनी अकेले तनहा इस कत्लेआम का निशाना बनते रहे। एक नेतन्याहू के सर पे जंगी जनून सवार है और वो मुकम्मल फतह का ख्वाहिशमंद है कि जिसमें उनके लिए ना गजा में कोई दुश्मन रहे या मुखालिफ रहे, ना ही लिबनन में। तो इसलिए क्या यूएन कर सकती है, क्या सलामती कौंसिल कर सकती है, क्या जनरल असेंबली कर सकती है? अगर गजा के मामले में किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैं लिबनन के मामले में भी कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं। बिल्कुल शौकत साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जनरल असम्बली से ख़िताब जो है वो 27 तारीख को होगा, और इस ख़िताब की अहमियत जो है वो हमें बताइए, और ये भी साथ बताइएगा क्या इस ख़िताब से बरादर इस्लामी ममालिक को भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि फ़लस्तीन जो है वो हमारी ख़ारजा पॉलिसी का जो है वो बुनियादी हिस्सा है। सो इसके ऊपर कुछ बात करें आप प्लीज़। जी सर्टनली, जो वज़ीर आज़म वहाँ एड्रेस करेंगे जनरल असम्बली को, और थ्रू जनरल असम्बली ये खिताब होता है अक़वाम आलम को, उसमें जो तरीना मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं उनको तो एड्रेस किया जाएगा। कश्मीर के तनाज़े पे ज़रूर बात होगी, इसी तरह फ़लस्तीन के मामले पर ज़रूर बात होगी, फिर इस्लामोफोबिया दुनिया में ख़ास तौर पर अगेन बड़े ममालिक में या मगरब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात जिस तेज़ी से बढ़े हैं और जो वहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक फीलिंग पाई जाती है, सो मच सो पहले बरतानिया में नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले जो बरतानिया में भी एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए, आपको याद होगा 24 घंटे अपनी अदालतें खोल के उस पर काबू पा लिया था, लेकिन एक सेंटीमेंट सामने आ गया। जहाँ तक ये फ़लस्तीन और गजा के मामले का ताल्लुक है, तो अब सिर्फ तकारीर से तो ये मामला हल नहीं होता। आप जितनी पुरजोश तकरीर कर लें, OIC के भी 2 इजलास हो चुके हैं। OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास भी हुआ था, अभी कैमरून में हुआ, इसमें भी बात की गई। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक इजलास हुआ था जद्दा में, उसमें तो बाकायदा एक कमेटी बनी थी जो OIC के ममालिक के वज़रा पर मुश्तमिल थी, और उसका काम भी था कि मगरबी ममालिक या बड़ी ताकतों को परसुएड किया जाए कि वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन किसी के लिए गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। यानी आपने एक बड़ी अहम बात की है, मैं चाह रहा हूँ कि एक ज़िमनी सवाल भी अब ले लें। आपने कहा कि बड़ी ताकतों को परसुएड अब करना भी पड़ेगा क्योंकि इसराइल से तो अब बात हो नहीं रही, ना हो सकती है। अच्छा, सिचुएशन यह है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला जो है वो अमेरिकी इलेक्शंस भी हैं,
और इसराइल आपको लगता है कि ये जो खला है इस वक्त उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है? अमेरिका में गुमगू की ऑब्वियसली कैफियत है, इलेक्शन से पहले ट्रंप आएंगे या कमला आएंगी, कौन आएगा उससे, लेकिन हम उनके भी अगर बयानात देखें इस वक्त उनकी डिबेट में, वो भी दोनों भी जाहिर सी बात है इसराइल हामी है, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि वंस द इलेक्शंस आर सेटल्ड इन यूएसए उसके बाद कुछ ये धूल बैठ सकती है, या उसके बाद भी इसराइल इसी तरह अपना पागलपन करता रहेगा और अमेरिका इस पर खामोश रहेगा? अनफॉर्चुनेटली अमेरिकी निज़ाम या अमेरिकी सिस्टम बिल्कुल यहूदियों के शिकंजे में है, और जितना यहूदी वहाँ पर अपना असर रसूख टेंटिकल्स की सूरत में फैला चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी है, मसलन अगर ये बाइडन डेमोक्रेट्स हैं, अगर ट्रंप आ जाते, फर्ज किया आ जाए इन्हीं इलेक्शन के नतीजे में 5 नवंबर 2024 के नतीजे में, तो ट्रंप ने ही, आपको याद है कि इसराइल का सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल किया था, पहले तल अवीव में होता था, जिससे इसराइल को ज़्यादा शय मिली। तो जो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, इसराइली लॉबी इतनी मजबूत है अमेरिकी निज़ाम के अंदर, उसकी जड़ों के अंदर, कि कोई फिजिकली उसमें अब शामिल नहीं होगा, बल्कि जो अभी भी हथियार दिए जा रहे हैं इसराइल को, छोटे हथियारों बड़े हथियारों, कि जी इसराइल का हक है वो अपनी सेल्फ डिफेंस में जो भी कार्रवाइयाँ करे, लेकिन कोई भी कार्रवाई अगर सेल्फ डिफेंस इंटरनेशनल लॉ में प्रोवाइडेड है, तो जेनोसाइड भी इक्वली एक आर्मी और जंगी जुर्म है। जब जेनोसाइड हर कोई कह रहा है कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, मतलब 40,000 में से हजारों तो बच्चे शामिल हैं, आप अगली जनरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जंगी जराइम पे कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। तो लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर मेरी असेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डेमोक्रेट्स जीतें या रिपब्लिकन जीतें, क्योंकि मसला इसराइली लॉबी की मजबूती, उनके असर रसूख, उनके पास पैसा, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो मुसलमानों की सूरत हाल है, वो जॉर्ज गैलवे एक जी हाँ। तानवी पॉलिटिशियन है। जॉर्ज गैलवे ने एक महीना 1.5 महीना पहले बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था कि अगर 100 नमाजी वहाँ शहीद हो गया है और मुसलमानों की तरफ से कोई आगे नहीं बढ़ा, तो फिर कोई इसराइल के सामने खड़ा नहीं हो सकता, और बात बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे शौकत साहब, खुदा न ख्वास्ता ख़त्ता अगर किसी बड़ी जंग की लपेट में आ जाता है, तो इसमें पाकिस्तान अमन के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मैं फिर कहूँगा कि खित्ता तो ऑलरेडी जंग की लपेट में है ना। अगर इस्माइल हनिया को ईरान के अंदर आकर शहीद किया जाता है और ईरानियन हुकूमत के वो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं, तो इससे ज़्यादा इसराइल क्या करे? इससे ज़्यादा अब वो, उसकी फ़ौज इतनी थोड़ी है, उसकी आबादी इतनी थोड़ी है, उसका एरिया इतना थोड़ा है, वो फिज़िकली इन तमाम ममालिक में इन्वेड नहीं कर सकता। जंगी कार्रवाइयाँ तो वो पहले भी कर सकता है। हाँ, फ़लस्तीन के इस गज़ा के मामले पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट स्टैंस रहा है, और वो ये रहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो एक बर्बरियत है, वो जंगी जराइम के बराबर है। फौरी तौर पर आलमी बरादरी, जिनको पैकर्स ऑफ इसराइल फॉरेन ऑफिस की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट में कहा गया है, वो पाकिस्तान करता रहा है। दूसरा, आपको याद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी साउथ अफ्रीका की एप्लीकेशन पर 2 बार इसराइल के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयाँ रोकने और इसराइल को जंगी जराइम में मुलव्वस होने का बाकायदा मुर्तकिब करार दिया गया, और पाकिस्तान भी एक करारदाद का या एक जो पिटीशन थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसका हिस्सा था। लेकिन बात यह है कि नेतन्याहू न आलमी कवानीन को मानता है, न आलमी अखलाकियात को मानता है, न इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं या यूएन जनरल असेंबली की करारदादें हैं। वो एक बदमस्त जंगी जनून का शिकार है। टोटल विक्ट्री जो मैं आपको कह रहा हूँ, हिज एम इज टू गेट टोटल विक्ट्री। यूएस इलेक्शन अपनी जगह पर, खुद इसराइल में इलेक्शन आना चाह रहे हैं। इसराइल के अंदर भी तल अवीव में आप देखते रहे हैं कि हॉस्टेजेस के मामले पर या रोमालियों के मामले पर वहाँ पर बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ
हथियार की जबान समझता है, ताकत की जबान समझता है, और अनफॉर्चुनेटली ताकत उसके सामने कोई नहीं दिखा रहा। शौकत पराजा साहब, थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने कहा, इसराइल जो है इस वक्त नेतन्याहू की सरबराही में एक बदमस्त हाथी की तरह रौंदता हुआ चला जा रहा है। अब इस सारे मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो ये इजलास होने जा रहा है, ये बहुत ही अहम है, बहुत अहमियत का हामिल है। क्या होने जा रहा है इसमें तो वक्त बताएगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हो जाता है, कहीं नहीं जाइएगा, वापस आइएगा, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। और अभी फेवरेट टॉपिक आ गया है फैसल साहब का। क्या खाने का है? क्रिकेट का। अच्छा, हाँ। उसके अलावा खाने वो के भी अलावा है, भी क्रिकेट वो भी भी आपका है, फेवरेट वो है ना। भी, वैसे हाँ। छोटी और बड़ी दोनों सर्जरीज मुकम्मल हुई। इससे पहले सेहत अफजा वर्जिश और खूब धूप में जो है ना वो भाग दौड़ हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है वो बेहतर ना हो सकी। अब आगे क्या करना चाहिए और टीम की कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाए? फैसल कैसे बनाए? है पता नहीं कैसे बनाए, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो मैं पिछले 2 साल से सोच ही रहा हूँ कि कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाएं। अब मैं सोचूं ना सोचूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बड़ों जो है, जो बड़े हैं, उन्होंने सोच लिया है और उन्होंने ये सोचा है कि आज बड़ों की होगी बड़ी बैठक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, हेड कोचेस गैरी कास्टन, जेसन गिलेस्पी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत 9 इलीट प्लेयर्स का कनेक्शन कैंप आज लाहौर में होने वाला है। कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, वैसे ये कनेक्शन कैंप है क्या? कनेक्शन कैंप लाइक मुझे तो ऐसा साउंड कर रहा है कोई कैंप शैम्प लग रहा है जहाँ पे प्रैक्टिस जहाँ पे होगी। लोग कनेक्ट करेंगे आपस में। something और like क्या that, हाल है, yeah. कैसे आप, खैरियत से हैं, आपका फेसबुक हैंडल क्या है, ट्विटर हैंडल क्या है। भाई ये कैंप ये है, इस कैंप का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए एक वाज़े विजन कायम करना है। हम अब मतलब कि अब विजन बनाएंगे हम। और ये कैंप जो है, इसमें पाकिस्तान वाइट बॉल कैप्टन बाबर आजम, रेड बॉल कैप्टन शान मसूद, इसके अलावा जो इलीट प्लेयर्स हैं उनमें फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी समेत 9 इलीट क्रिकेटर्स मीटिंग में शरीक हो रहे हैं आज। इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, एक जानिब चैंपियंस कप जारी है, दूसरी जानिब कनेक्शन कैंप, तीसरी जानिब इंग्लैंड आ रही है पाकिस्तान, और गालिबन 7 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच भी शुरू होने जा रहा है। तो वैसे बैक टू बैक इतनी सारी हैपनिंग्स हो रही हैं क्रिकेट में, लेकिन कोई फ्रूटफुल चीज़ कुछ ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा हमें? अब इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, वनडे भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन कुछ हासिल क्यों नहीं हो रहा हमें इन तमाम चीज़ों से? हासिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा विजन नहीं है ना, तो वो बनाएंगे ना विजन आज, ये इसीलिए तो हो रही है कनेक्शन कैंप। तो इसी पे हम मजीद बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फवाद मुस्तफ़ा साहब, गुड मॉर्निंग टू दुनिया बोल है। और सबसे पहले आप ये बताइए, ये कनेक्शन कैंप ये क्या है, ये क्या होगा इसमें, और इससे आप कितने पुरुम्मीद हैं? यार देखिए, कनेक्शन कैंप ना, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि कनेक्शन कैंप से मुराद जो है वो आप ये करना चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं आपके, उनके साथ मिलके आप काम करना चाह रहे हैं। टीम के हवाले से एक टीम बिल्डिंग की चीज होती है जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखते हैं हुई है। जो इशू है ना, वो इशू ये आ रहा है कि आपके जो नीचे से प्लेयर्स आते हैं वो आ नहीं रहे कि वो आपके जो ऑलरेडी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको पुश करें कि जी हम तैयार हैं, हम आपकी जगह ले सकते हैं। प्रॉब्लम वो सबसे बड़ा आ रहा है। आप दुनिया में देखें, दुनिया की क्रिकेट जो है अभी अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को मार रहा है, कितने रन बन रहे हैं। अभी हमने ये चैंपियंस कप भी कराया, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसपे हम कहते कि जी हमें 4-5 कोई नए खिलाड़ी ऐसे मिल गए जो तैयार हैं और नई जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है उसके लिए तैयार हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करें, वो कोई चीज समझ नहीं आई। ये आप जो कर रहे हैं, चले ये आप कर लें, ठीक अच्छी चीज है। तो ये बताया जाए कि जी आगे की क्या तैयारी है। साथ साथ आप देख रहे हैं इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, मीडिया राइट्स के हवाले से अभी तक कोई आपके मीडिया राइट्स खरीदने को तैयार नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इशू है क्या और उसका सोल्यूशन क्या निकाला है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और फवाद भाई, उसमें अब आपने जो बिडिंग की बात की, उस पर भी मैं आऊँगा, क्योंकि उस पर फॉरेन बिडर कोई नहीं आ रहा और जो लोकल बिडर ने इतना नीचे उसने बोली लगाई है कि मतलब अलमान अल हफीज़। अच्छा, चैंपियंस कप की आपने बात की, अब ये जो इस वक्त चल रहा है चैंपियंस कप, उसमें किसी ने कहा यार अब्दुल समद आ गया और मिडिल ऑर्डर की जो है ना वो परेशानी ख़त्म हो गई है,
लेकिन अगले मैच में अब्दुल समद जो है उनका जनरेटर नहीं चला। इसी तरीके से साइम अयूब ने 3 मैचेस में करते करते उनके नहीं चले, चौथे मैच में उन्होंने चले 150 किया। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर अभी तक ऐसा आउटस्टैंडिंग कि जिस पे फवाद मुस्तफ़ा बैठ के बोले यार ये आया है ना फास्ट बॉलर, ये है, ये जवाब है जसप्रीत बुमराह, स्टार्क और हेजलवुड और इनका, ये आया है ना बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का, ये है जवाब जी माइक हासी का या फिर बेवन का कि जो मैच फिनिशर है। हमारे पास कोई मैच फिनिशर आया, हमारे पास कोई पेसर निकल कर आया, कोई इस तरह का टैलेंट निकल के आया चैंपियंस कप से अब तक? देखिए वैसे एक इवेंट से ना वैसे भी आपके पास कोई प्लेयर निकल के नहीं आता है। प्रॉब्लम सारी ये है कि ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको आप फॉलो करेंगे तब जाके खिलाड़ी तैयार होते हैं। ऐसा नहीं आता कि आप एक इवेंट कराएंगे दुनिया में और आपको खिलाड़ी मिलना शुरू हो जाएंगे और एक मैच से प्लेयर नहीं बनता। हमारे यहाँ जब से सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हुए और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा तो हम ये समझने लगे कि एक मैच पे हमने प्लेयर खिला दिए और वो देखें उसका नतीजा ही निकला कि छोटे छोटे अरसे के लिए वो खेले और उसके बाद फिर वो बाहर हो गए। तो एक आप पूरा एक सीजन आपने खेलना होता है, उसके बाद पता चलता है प्लेयर में दमखम कितना है। एक बॉलर मुझे जरूर नजर आया है जो ऑलरेडी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, जिसकी इयन बिशप ने भी बहुत तारीफ की थी, उसका नाम है अली रजा। अच्छा। वो शुरू के मैचेस नहीं खेल पाया, उसको कोई तबीयत उसकी खराब थी, बुखार हो गया था। ये मुझे एक बॉलर नजर आ रहा है कि जो चैंपियन को नजर आए और वो 85 प्लस है और यह का ख्याल रखने की जरूरत है। ये एक खिलाड़ी था जो मुझे जिसने इम्प्रेस किया और जो ऑलरेडी जूनियर लेवल पे परफॉर्म करता आ रहा है, लेकिन जल्दी नहीं करनी है। एब्सोल्युटली। और कोई स्पिनर नजर आया आपको इसमें? कोई जो एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, क्या वो आगे कोई भी नजर नहीं आ रहा। नो देखिए स्पिनर कोई भी नजर नहीं आ रहा। दूसरा मेरा कहना ये फैसल, ये वो लड़के जो ऑलरेडी सिस्टम में है, अगर जो ऑलरेडी सिस्टम 5 के आपने चैंपियंस कप कराया है, अगर वो बच्चे इतने अच्छे होते तो टीम में आ जाते। आपने सिस्टम से बाहर निकल के लड़के ढूंढने, आपने टैलेंट हंट करना है। आपने जाके अभी भी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इतना टैलेंट मजे से प्लेयर्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि बहुत से अच्छे बच्चे जो पसंद नापसंद की वजह से नीचे लेवल से आते, हम ऊपर की तो नाइंसाफियों की नीचे की नहीं करते। तो अगर आप एक ऐसा पैनल बनाएं कि जो मेहनत करने पे और जमीन पे और धूप में जाके लड़के सेलेक्ट करने के लिए तैयार है, तो अभी भी आपको कोई 20-25 प्लेयर्स मिल जाएंगे जिन पे आप अगर 5-6 महीने काम करें तो आपको बहुत बेहतर नतीजा निकलेगा। लेकिन मसला सारा ये कि आप ये रियलाइज नहीं करें कि आप सिस्टम पे जा रहे हैं। दूसरा ये कि भाई क्रिकेट एआई से नहीं होती। आप अगर इंटरनेट के प्लेयर निकाल के और उनको सेलेक्ट करके खिलाएंगे तो यही काम कर रही होती ना। खिलाड़ी आपको मैदानों से मिलता है, चाहे आप मैं मीडिया में काम करता हूं, आप करते हैं, हम मैदान में जाके ही प्लेयर ढूंढ के लाते हैं। किस सिचुएशन में रन किए, अंडर प्रेशर क्या किया है, चेस करते हुए क्या किया है, तो नया बॉल कैसी करता है, पुरानी बॉल कैसे। हम इंटरनेट पे बैठ के और जो परफॉर्मेंसेज है उसके बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे तो फिर आप तो बुरा ही करेंगे ना। और फिर फिटनेस का भी एक इशू ये है कि हमारे यहाँ फिटनेस बहुत जरूरी है किसी भी खिलाड़ी की, बट जूनियर लेवल भी उसकी हल्की है। अगर बहुत बुरा हाल है वो तो उसे आप टीम के साथ साथ रखें, उसकी फिटनेस पे भी काम करें और उसे बेहतरी की तरफ लेके आए। हम जो करते हैं ना, हम एक्सट्रीम पे जाते हैं, दरमियान में नहीं रहते। ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें खिलाड़ी चाहिए। ऊपर क्या एक इनिशियल हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, फिर हमारी एक मिड टर्म होनी चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म। इस तरह से हम लेके चलें और 5 साल का अपना टारगेट रखें, आप दोबारा टॉप पे आ सकते। बट इस तरह नहीं होता कि आपने एक कप करा दिया, तरह की मीटिंग रख लें और उससे आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आने वाली बड़ी सीरीज खतरनाक है। आप इंग्लैंड जाएं, उससे खेलेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका। आप सोचिए अगर खुदा ना खास्ता हार पे हार हुई तो यहाँ क्या होगा आपके साथ। और लोगों को ऑलरेडी वो जो शौक है वो कम होता है। क्रिकेट या पीएसएल तो लोग देखते ही हैं। अच्छा फवाद साहब, मेरा एक वैसे सवाल है, आप ही की बात से मैंने ये चीज़ सोची और इसीलिए मैं आपसे ही ये सवाल करना चाहूँगी। आपने कहा कि नए टैलेंट को तलाश करना चाहिए, पाकिस्तान में नए टैलेंट भरपूर है। हम ये कनेक्शन कैंपेन्स रन कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं,
टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, कोई हासिल तो निकल नहीं रहा। आप खुद कह रहे हैं कि हमें नया टैलेंट सामने लाना चाहिए, सो हम क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट जगह पर जाके ये कैंप्स लगाएं, वहाँ से टैलेंट निकाल के लेके आएँ, तो जो फ्रेश टैलेंट होगा, जो कि नया खून होगा, एंथुजियास्टिक होगा, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब जो हैं उन पे आपने सब कुछ लगा के, सब करके, ऐड शैड, पैसा वैसा सब कुछ करके देख लिया, वर्जिशें करवा दी, कुछ हासिल ना वसूल, तो फिर हम नए टैलेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? ऐसे क्यों नहीं करते? देखिए, हमारे प्रोग्राम मौजूद है ऑलरेडी, जो हमने देखा भी कि जिस तरह से लाहौर कलंदर ने काम किया, शहर शहर गए, टैलेंट ढूंढा, और उसके बाद हमने सब ने मिलके काफ़ी हद तक उनका मजाक भी उड़ाया 5 साल। उसके बाद वो जो लड़के तैयार होके खेलना शुरू हुए तो उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया, तो उन्होंने मैदानों से रादर के वो हमारे सिस्टम में रहते हुए लड़कों को खिलाते अपने अलग से प्लेयर्स तैयार किए। तो जो आप बात कह रही हैं वो हमारा भी यही तरीकाकार होना चाहिए कि हम अब खुद से तलाश में निकल जाएं, और लेकिन तलाश करने वाला जो है ना, उस पे बहुत ये बात होती है कि वो कितना फेयर है, वो कितना ऑनेस्ट है, और उसका कितना पैशन है, खिलाड़ी का और खिलाने वाले का। जब दोनों का पैशन एक होता है तो आपको खिलाड़ी मिल जाता है। जब तक ये नहीं होगा आपको खिलाड़ी नहीं मिलेंगे। देखिए, क्रिकेट बहुत बढ़ गई है, क्रिकेट तो अब पूरी दुनिया में हो रही है, और साथ छुट्टी बहुत आ गई है। पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही है, और क्रिकेटर हमारे बहुत से दूसरे मुल्कों में चले भी गए हैं। तो हमें ये कि अगर ये समझ रहे हैं कि हम प्लेयर्स को जाने नहीं देंगे, वो टाइम चला गया। जैसे आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स दुनिया भर में चले गए, अब क्रिकेटर्स भी जा रहे हैं और चले जाएंगे। तो ये अब आपने सोचना है कि आप क्या प्लान कर रहे हो। और जिन लड़कों के पीछे कोई नजर नहीं आ रहा जिनको पुश करे, जो नजर आए कि इनके करीब है, तभी तो ये रेगुलर खेल रहे हैं। कल मुझे कोई आदमी पूछ रहा था कि यार ये अभी तक खेल रहे हैं, मैंने कहा भाई ये अभी तक इसलिए खेल रहे हैं कि इनके मुकाबले का कोई प्लेयर नहीं आया। अगर इनके जैसा ही तो खुद खत्म हो गई। ये तो कह रहे होते हैं ये क्यों खेल रहा है, भाई नीचे से प्लेयर उस काबिल नहीं आ रहा ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फवाद भाई, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, और आगे आने वाले दिनों में हम इस पर ज़रूर करेंगे सेगमेंट के। एक तो होता है ब्रेन ड्रेन, और होता है क्रिकेट टैलेंट भी ड्रेन होता जा रहा है, और समी असलम और दीगर इसकी बड़ी आला मिसाल है। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। तो जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, इसका हासिल उसूल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी क्या वक्त हुआ? अभी ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं छोटी सी, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज हीरो पाकिस्तान में कौन है हमारे साथ? हीरो पाकिस्तानी में आज एक ऐसे हीरो हैं कि जिन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है MMA में, शाहजेब ब्रिंद। इससे पहले भी पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर चुके हैं, और एक मरतबा फिर सिंगापुर में होने वाली लाइट वेट बेल्ट फाइट में ब्राज़ीलियन हरीफ ब्रूनो को टेक्निकल नॉकआउट किया। इससे पहले भारतीय हरीफ राणा सिंह को भी शिकस्त दी थी। सारे पाकिस्तानियों को याद है कि राणा ने किस तरह पहले चैलेंज किया था, बदतमीजी की थी, और उसके बाद फिर जब जवाब मिला था राउंड हाउस किक से, तो फिर राणा को लग पता गया था कि हुआ क्या उनके साथ। तो पहले उनकी फाइट की हम कुछ झलकियां भी साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम वेलकम करते हैं अपने शो में आज शाहजेब ब्रिंद को। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, सबसे पहले तो वशतके, और आपको बहुत बहुत एक बार फिर मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। कैसी रही फाइट, और बेल्ट जीत के कैसा लग रहा है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है। और ये टाइटल जो है, हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। ये टाइटल जो है आज से पहले हमारे पाकिस्तान के पास नहीं था, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द टाइटल, और बहुत खुशी हो रही है। ये जो है बहुत बड़ी टाइटल है पाकिस्तान के लिए और हमारे पूरी कौम के लिए। बिल्कुल। अच्छा, वैसे शाहजेब, कॉम्बैट लीग में आपने अब तक 6 फाइट्स जो हैं वो उसमें शिकस्त दी हैं, तो इस जीत की टेक्निक क्या होती है? जी बिल्कुल, फाइट्स जीतना और प्रोफेशनल फाइट्स में जीतना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल हर कोई जो है इसमें तैयारी करके आता है, और हर किसी के पास प्रोफेशनल ट्रेनर्स, प्रोफेशनल कोचेस सब कुछ होते हैं। तो इसमें फाइट करना और फाइट जीतना बहुत ही मुश्किल होती है। क्योंकि मैं अमेरिका में था लास्ट 3 मंथ से, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था अपना, और अपना गेम जो है मैं इम्प्रूव कर रहा था। इसके साथ साथ आपको जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और बहुत सी सारी चीज़ें होती है वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जैसे डाइट हो गया, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको जो है टोटल फोकस रहना पड़ता है
अपने गोल के ऊपर और अपने ड्रीम के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोकस था, तकरीबन 3 महीने से मैंने ट्रेनिंग कैंप की थी और ये जो है फाइट फिर मैंने विन की अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजेब, आपने हराया ब्राज़ीलियन को, और जो एमएमए है, उस एमएमए में जो ब्राज़ीलियन जुजित्सु है वो सबसे ख़तरनाक समझा जाता है एमएमए डिसिप्लिन में। यार मतलब यू आर डूइंग सो मच प्राउड टू द कंट्री। ये ब्राज़ीलियन को उसी के आर्ट में हरा देना, इस पे तो कमाल है। मुझे ज़रा अपनी फ़ाइट की स्टोरी तो बताए ना, क्या कुछ हुआ बीच में, कुछ लफ्ज़ी जंग भी चली, तो ज़रा ये बताइए। जी बिल्कुल, मेरा जो अपोनेंट था वो ब्राज़ीलियन अपोनेंट था और ये लड़का जो है कराटे कॉम्बैट में सबसे ओल्डेस्ट वन है। इसकी 10 फाइट्स हैं। इसका जो रिकॉर्ड था वो मुझसे डबल था और इसका जो एक्सपीरियंस था वो मुझसे कहीं ज़्यादा वाह। एक्सपीरियंस था। तो ये मेरे लिए एक टेस्ट भी था और ये जो है बहुत बड़ा टेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि ये इस लड़के को मुझे हराना था, तभी मैं अपने आप को प्रूव कर सकता था कि हम भी किसी से कम नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट था और ये लड़का जो है कराटे कॉम्बैट का सबसे पुराना प्लेयर है, इसकी 10 फाइट्स है और मुश्किल तो बहुत थी मेरे लिए कि इसको हराना। और उसके बाद फाइट से पहले आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, फेस ऑफ वगैरह होती है, उसमें आप जो है आमने सामने अपने ओपोनेंट के आमने सामने पड़ते हो। वहाँ पे भी मैंने अपना जो मेरा जो मेंटली स्ट्रांग है वो मैंने दिखाया और उसको शो नहीं करने दिया कि मैं जो है किसी से कम हूँ। वहाँ पे भी मैंने उसके ऊपर हावी हुआ और फेस ऑफ से भी मैं उसके ऊपर हावी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हावी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने उसको अच्छा खासा शो किया कि वी आर नॉट लेस देन एनीवन। तो वहाँ पे भी मैं शाहजेब उस पे मतलब हावी आपने रहा। फुल टाइम छक्के छुड़ा दिए उसको। हाँ, ऐसे मुझे याद जी पड़ता है बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। शाहजेब बताएं, मुझे याद पड़ता है पिछली फाइट में आपके जो वो थे अगेंस्ट आपके भारतीय हरीफ थे और आपने उनको हराया था और भारत से सलमान खान ने जो है वो आपको दाद दी थी और 20 सेकंड में नॉकआउट पर भी आपको दाद मिली। 20 सेकंड में नॉकआउट कर देना बड़ी कमाल की बात है। ये बताएं कि मुस्तकबिल में कौन कौन से ऐसे मुकाबले होंगे और इस हवाले से क्या तैयारियां होंगी? जी बिल्कुल, अभी जो है जितने भी फाइट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा टफ होंगे, क्योंकि अब मैं जिनके साथ फाइट करूंगा वो वर्ल्ड चैंपियंस होंगे या वर्ल्ड के सबसे टॉप होंगे। तो अभी मेरा गोल ये है कि नेक्स्ट मेरा दिसंबर में फाइट है, मुझे टाइटल यूनिफाई करना है और जिस साथ मैं लड़ रहा हूँ वो ब्राज़ीलियन सबसे मतलब ब्राज़ील का सबसे टॉप लड़का है और वो जो है चैंपियन है इस लीग में 5 ईयर्स से। तो ये जो है मेरे लिए अगला बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा। उसके बाद मेरा ये प्लान है कि जो हमारे यूएफसी फाइटर्स है, जो वर्ल्ड चैंपियंस है यूएफसी के जो वर्ल्ड चैंपियंस है या बाकी जितने डिफरेंट लीग्स है उन सब के वर्ल्ड चैंपियंस है, उन सबको मैं चैलेंज करूं और उनके साथ फाइट करूं और पूरी दुनिया को दिखाऊं कि यार हु इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये मेरा इंशाल्लाह प्लान है। शाहजेब, माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एमएमए के डिसिप्लिन में पिछले कुछ सालों में बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट आया है और सिर्फ ये नहीं कि किसी एक जगह से, पूरे पाकिस्तान से आप जो हैं सामने उभर के आए हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से हमारे इतने सारे फाइटर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान से इतने सारे फाइटर्स हैं और सिर्फ जो है वो मेल नहीं बल्कि फ़ीमेल फाइटर्स भी आ रही हैं। शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फाइट्स। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। फैसल, अभी हम जब ब्रेक में जाने वाले थे तो हम क्रिकेट के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो अब जब हम ब्रेक से वापस आए तब भी हम खेल की ही गुफ्तगू करने वाले हैं, मिलाने वाले भी हैं स्क्वॉश के मैदान से। स्क्वॉश खेल दुनिया का जो है वो हमारा स्क्वॉश में हमारा जो मुस्तकबिल है बड़ा रोशन नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं 3 ऐसी स्क्वॉश स्टार्स जो कि पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रही हैं। पेशावर में होने वाली कमर ज़बान स्क्वॉश जूनियर चैम्पियनशिप में सहरिश, महानूर और महविश ने उम्दा परफॉर्मेंस से शाकीन के दिल जीत लिए। नेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप में अंडर 19 कैटेगरी में महविश ने, जबकि अंडर 15 कैटेगरी में सहरिश ने सोने का तमगा अपने नाम किया, जबकि महानूर ने अंडर 15 में मेडल जीता। आपको बताते चलें कि स्क्वॉश बहनें, महविश अब तक 23 जबकि महानूर 15, सहरिश 10 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। आज वो हमारी मेहमान हैं। मतलब कि 10-15 टोटल पता नहीं कितने हो गए, अमीर लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं आज। तो महानूर, सहरिश और महविश, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आप में सबसे बड़ा कौन है भाई? मैं हूँ। तो सबसे छोटे से हम शुरू करेंगे और वो हैं सबसे छोटे आप हैं। ओके, लगता नहीं है। ये बहनों की बात है, लगता नहीं है। आपको तो नहीं लगा मैंने इनको जो है छोटा कह दिया, आप लोग की एज वेज का कुछ मामला कर दिया?
हाँ जी, तो अब कैसी हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और कैसा महसूस कर रही हैं? मतलब कि आप लोगों ने ना कैप्चर कर लिया है स्क्वॉश को, तो कैसा लग रहा है आपको इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीत के? बहुत खुश हूँ कि हम लोग आज यहाँ पे बता पाए, आप सब बैठ पाए और हम लोगों ने जो जितनी अचीवमेंट्स ली है वो वैसे ही नहीं ली, हम लोगों ने उसके लिए बहुत मेहनत भी की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने गोल्ड मेडल है, आगे इंशाल्लाह और भी लेंगे। और मज़े की बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो है ये सारी जो हमारी छोटी छोटी स्टार्स हैं ये सब जा रही हैं डेनमार्क, राइट? तो अब ज़रा बताएं कि भाई आप लोग वहाँ पे कौन सी चैम्पियनशिप के लिए जा रही हैं? इंशाल्लाह थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए Pleasure. फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत बड़ी बात है कि आप हमें इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज रात को हमारी फ़्लाइट है डेनमार्क और बहुत एक्साइटेड है। ट्रेनिंग भी बहुत की हुई है इस गर्मी में, तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की हमने इसी आने वाले चैम्पियनशिप्स के लिए। डेनिश जूनियर है डेनमार्क में, देन स्वीडिश जूनियर है स्वीडन में, और उसके बाद हंगेरियन है जो कि हंगरी में है। तो ये तीनों टूर्नामेंट हम एक साथ खेलेंगे, इसमें 1 मंथ लगेगा हमें वहाँ, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम टाइटल्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वैसे अब तो आदत हो गई होगी, घर में गए हैं तो भाई मेडल्स तो लेके ही आने हैं इंशाल्लाह अब तो ऐसे ही हो गया होगा। वैसे मुझे याद पड़ता है आपकी एक छोटी सी भी बहन है ना, छोटी सबसे छोटी, मायरा, वो भी मायरा, वो भी खेलती है ना, वो भी इसको भी आप लोगों ने इन करवाया? अभी इन करवाया, छोटा सा रैकेट है उसका उसके जितना। That's cute. अच्छा भाई, अब ज़रा सैरिश आप बताइए कि ये वाला जो टूर्नामेंट जो अभी आप लोगों ने विन किया, इसमें पाकिस्तान भर से कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितनों को आपने बीट किया, ज़रा बताइए। 32 गर्ल्स थी और उसमें क्वालिफाई राउंड्स भी थे, जिसमें जिनका नाम मेन ड्रॉ में नहीं था वो क्वालिफाई खेल रही थी। फिर क्वालिफाई से भी बहुत सारी लड़कियां आई थी, ऑल पाकिस्तान से आई थी। बाकी मेरा और मेरी बहन का आपस में फाइनल आया था, और फिर सिस्टर्स में तो दोनों का ही टाइटल घर में ही जाना था, चाहे जो भी जीते। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात की आपने। दोनों आपका इनके अगेंस्ट आया था, फिर क्या हुआ? पहली गेम मैं जीती, सेकंड गेम वो जीती, फिर थर्ड गेम में मेरी जो सेमीफाइनल्स में मैंने अपना ओवर स्ट्रेच कर लिया था हैमस्ट्रिंग, तो उसके बाद मैं नहीं खेल पाई, तो वॉक ओवर हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कहा हो देखना वो वाले कपड़े मैं नहीं दूंगी अगर तुम जीती तो? यार ये तो चलता रहता है हमारा। चलता रहता है गेम में। वाह, गेम में नहीं चलता, खैर गेम में तो दुश्मन बने होते हैं दोनों, एक अच्छे खासे दुश्मन अच्छा, बने आप अच्छी बात ये है कि तीनों के चार, अब तो माशाल्लाह चौथी भी आने वाली हैं, तो कोच जो आपके फादर ही हैं? जी बिल्कुल, हमारे अपने पर्सनल ट्रेनर भी है, और साथ में हमारे ड्रिल ट्रेनर भी है, हमारे फिटनेस कोच भी है, हमारे डाइटिशियन भी है। तो सब कुछ मिलाकर हमें जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी एक प्लेयर नहीं बनता, उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें होती हैं। मुझे ज़रा बताएं ना कि आपका एक जो स्क्वॉश प्लेयर हैं आपका दिन, जैसे यू आर नियरिंग अ टूर्नामेंट, अब आप अपना दिन का आगाज़ कितने बजे कैसे करेंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ड्रिल्स, एक्सरसाइज, डाइट, ये ज़रा पूरा मुझे रूटीन ज़रूर, बताइए। बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी ये। हमने खुद इस पे एक पूरा प्लान बनाया था, जैसे कि 3 महीनों का हमारे पास पूरा सेटअप था। जिस टाइम हमने एशियन जूनियर खेला उसके बाद से हमने 3 मंथ्स सिर्फ अपनी ट्रेनिंग को दिए थे, जिसमें बहुत गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और हम डिहाइड्रेट भी बहुत हुए थे। तो उस 2 मंथ्स में हमने जो है ना ट्रेनिंग बहुत टफ़ करनी थी। 3 मंथ्स के शुरू के 2 मंथ्स में मैंने बहुत ज़्यादा टफ़ ट्रेनिंग की, में 3 सेशन लगते थे फिटनेस के साथ। तो वो करने के बाद हमारा जो लास्ट मंथ होता है मैचेस से पहले लास्ट मंथ, उस लास्ट मंथ में हम सिर्फ 2 सेशंस करते हैं, जिसमें एक फीडिंग सेशन आता है और एक हमारा थोड़ा हल्का फुल्का मतलब भागना या फिटनेस सेशन आता है, गेम सेशन आता है। वो हम थोड़ा सा फिर लाइट कर देते हैं। शुरू में हम बहुत लोड डालते हैं, फिर लास्ट में हम लाइट कर देते हैं। और लास्ट के वीक में, जैसे अभी ये वीक था, हमने कराची में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अच्छे से, ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो, मैचेस के लिए हम रेडी हो। तो ये वीक हमने जस्ट एक सेशन किया और बाकी हमने अच्छी डाइट ली, ताकि हमारी वो एनर्जी हमारी बॉडी में बची रहे, ताकि हम वो परफॉर्मेंस दे टूर्नामेंट में। ज़बरदस्त। वैसे एक बात बताइए, घर में जितना ये बहनें आपस में मिलती होंगी, खाने की टेबल पे डिस्कशन चलता होगा, तो ये होता है मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा खेलती हूँ, या तुमने फलाने मैच में ये कर लिया होता तो तुम जीत गई होती, ऐसा कुछ होता है आपस में डिस्कशन? हर दिन चल रहा है, हर दिन नई स्टोरी होती है हमारे घर में। यही स्टोरी होती है, हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, चाहे वो स्क्वॉश के बारे में हो, चाहे आपस में अपनी स्किल्स के बारे में करते हैं कि तुम्हारी ये मिस्टेक है, या फिर मैच देखते हैं, या फिर जैसे टूर्नामेंट चल रहा होता है, ज़्यादा टूर्नामेंट में होता है हमारा, तो जैसे फिर घर आते कहते तुमने ये शॉट क्यों नहीं खेला, तू जीत सकती थी आराम से, मतलब वो कहते हैं अंडर 5 या फिर इस तरह। तो हम लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं। और छोटी वाली बहन को भी ट्रेनिंग्स आपने स्टार्ट करवानी शुरू की है? वो तो सिर्फ सैटरडे संडे खेलती है। अच्छा, वो स्कूल जाती है और हम लोग तो होम स्कूलिंग करते हैं, हमारी सुबह में ट्रेनिंग होती है। तो वो जब सैटरडे संडे आती है मुझे कहती है ट्रेनिंग कराओ,
मुझे तो ट्रेनिंग कराना आता पास नहीं है। टाइम ही नहीं होता हाँ, पूरा बस हम लोग अपनी गेम खेले तो वो भी बहुत चीखती कि मुझे ट्रेनिंग कराओ, मुझे गेम खेल, मेरी गेम खराब हो गई कहती है। कितने साल की है वो 4 इयर्स 4 इयर्स की, शी इज जस्ट 4, और अपना रैकेट वगैरह लेके चलती हैं वो सब। 4 साल की उम्र में आपका नहीं पता भाई, मैं तो सड़क पे जो है वो मैंने पहले भी बताया मुझ था, समेत बहुत सारे बच्चे मेरी उम्र के मट्टी में खेल रहे थे। लेकिन इसमें जो सहरा जाता है वो इनकी मदर को जाता है, इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत सपोर्ट किया है, और मैं बार बार यही बात कहती हूँ, पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप स्पोर्ट्स नहीं कर और अगर सकते। आपके बच्चे में स्किल है ना और पेरेंट्स को समझ आ जाए कि मेरा बच्चा खेलना जानता है, तो प्लीज सपोर्ट उसको रोके ना, खुदा का वास्ता। अच्छा, अब ये बताइए सहरिश कि आप माशाल्लाह से इतना अच्छा कर रहे हैं, फादर ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो होता है, फादर से हट के भी स्क्वॉश में कौन किसको देख के आपको लगता है कि यार मुझे इसकी तरह का बनना है, या फिर कोई पुरानी मोटिवेशन जो आपने ली हो किसी प्लेयर से? हमजा खान को देखकर, हमजा खान ने जब वर्ल्ड जूनियर जीता था मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी, मैं कहती हूँ अब तो मैं हमजा खान बनूंगी। आप हमजा खान ना बने, आप बने सहरिश, और सहरिश वो टॉप क्लास की बने कि हमजा देख के बोले कि यार मुझे सहरिश बनना है। सहरिश बनना है। अच्छा, हमारी एक बड़ी लेजेंड पूरी इसकी रही है महविश, चांद शेर से लेके जहांगीर से लेके, और अब हम देख रहे हैं हमजा और दीगर भी बच्चे आ रहे हैं। दीगर स्पोर्ट्स में ना बड़े शिकवे शिकायत करते हैं लोग कि यार फैसिलिटीज़ नहीं है, दिस एंड ऑल दैट। स्क्वॉश में आपको लगता है कि टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, उस तरह की फैसिलिटीज़, द ट्रेनिंग्स एंड ऑल मिलती हैं आप लोगों को? एक्चुअली जो अभी का स्क्वॉश है वो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं एडवांस हो गया, बिल्कुल थैंक यू, एडवांस हो गया बहुत ज़्यादा, जिसके लिए हमें वो एडवांस ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आजकल की स्क्वॉश बिल्कुल चेंज है पुराने स्क्वॉश से। मैं चेंज का मतलब समझूं कि फास्ट पेस्ड हो गया है? फास्ट, बहुत फास्ट हो गई है, और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स चाहिए जिसके लिए हमें आगे बढ़ना है, जैसे कि एडवांस ट्रेनिंग हो गई, और किस लिहाज से आपकी बॉडी कितना परफॉर्म कर सकते हैं, पूरा मैथमेटिकली आपने सब चीज़ें रखनी होती है, उसके बाद ही आप जाके प्लेयर बनते हो। और ये फैसिलिटी मुझे नहीं था कि प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स होते हैं बस खेलो 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 खेलो, उनको कुछ मतलब माइंड में नहीं होता, लेकिन जिसको माइंड में होता है वही आगे जाता है, चाहे स्लो पेस पे हो, लेकिन वो आगे जाके नाम ज़रूर क्रिएट करता है अपना एक पाकिस्तान का। और हमारे पाकिस्तान फेडरेशंस को भी यही करना चाहिए कि वो एडवांस ट्रेनिंग लेकर आए बच्चों के लिए, और वो फैसिलिटीज़ लेकर आए, और सारे बच्चों में जो वो कहते हैं डायमंड्स होते हैं उनको पॉलिश करे, ताकि वही डायमंड्स आगे जाके पाकिस्तान का नाम बनाए। तो इस तरह एक अच्छी सी फैसिलिटीज़ और अच्छे से लीग्स होने चाहिए जिसमें बच्चों को आप चुने और उसी बच्चों पे ट्रेनिंग करें, और बाद में और बच्चों को आप लेकर आए और उसी टैलेंट को पॉलिश करें। तो ये एक सिस्टम बनना चाहिए हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, अब लीग्स की हमने बात की, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे स्कूल्स पे भी? स्कूल्स में जितना ज़्यादा स्पोर्ट होगा, क्योंकि जिस तरह के आजकल हमारे, आप लोग की तो खैर होम स्कूलिंग है, लेकिन जैसे हमारे 1 रूम 2 रूम स्कूल हो गए हैं, ग्राउंड्स नहीं है, स्पोर्ट्स डे के नाम पे एक दिन स्टेडियम में ले आके जी तो वो लेमन रेस करवा दी, तो डू यू थिंक कि अगर इस तरीके से वही हो जाता है स्पोर्ट्स में, आपको लगता है कि अगर स्कूल्स में नॉट ओनली क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, स्क्वॉश हो गया, बास्केटबॉल की अगर फैसिलिटीज़ मिलें, तो यहाँ पे 3 बैठी हैं आज, 3 की 13, 13 की 23 भी हो सकती हैं? ठीक बात है। मैं चाहती हूँ कि जो स्कूल्स हैं, अभी मैंने जब देखा हमारे अपने स्कूल में, जब मैं स्कूल में थी तो व्हेन आई वाज 4 और 5, तो हमारे स्कूल में स्क्वॉश कोर्ट नहीं था। आई वुड ओनली प्ले बैडमिंटन, और बास्केटबॉल भी मुश्किल था, देयर वाज नो नेट, सो हम लोग बस बैडमिंटन खेल के बस और हमारा जो गेम्स का पीरियड होता था वो भी हमें नहीं मिलता था। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अपनी स्कूल में भी लड़कियां देखी बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं था, और क्योंकि हमारे पापा का सपोर्ट था तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना आगे आ सके। मैंने अपनी सारी दोस्तों को कहती हूँ, वो चाहते हैं हम लोग खेलें, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं होता, ना स्कूल की तरफ से और ना अपने पेरेंट्स की तरफ से। साथ में टीचर्स भी बहुत डिस्करेजिंग थी। हम लोग 1 दिन 2 दिन छुट्टियां करते थे तो फिर कहते थे स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। वो हमें स्पोर्ट्स एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज स्पोर्ट्स इन इटसेल्फ एक एजुकेशन है जो कि आपको सबसे बड़ा सबक देती है। अगर आप हार जाएं, आई नो ये चीज़, बट ये सारी चीज़ें, अच्छा मुझे, अब हमने सीरियस बहुत बात कर ली है, अब ज़रा फादर के बारे में बताएं कि वालिद की तो सबसे जान होती हैं बेटियां, सबसे ज़्यादा लाडली होती हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो ट्रेनिंग में फादर मोहब्बत करने वाला बाप होता है
या फिर वो सख्त कोच होता है? एक्सप्रेशंस देखें आप। एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। और बताइए ज़रा। वो समझाते बहुत नाइसली है, लेकिन कभी कभी जो है ना काफ़ी गुस्सा हो जाते, तब हम लोग क्या जब अप्लाई नहीं करते उनकी बात को तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते। हाँ भाई, आप बता दे ना। हम लोग जो है तो वो लोग सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशंस इस बात पे आपके ही आए थे। एक एक शॉट पे वो जो है तो समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। कभी कभी हम भी गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कि क्योंकि हमें खेलने भी देना चाहिए ना। वो कहते हैं प्रैक्टिस में नहीं समझाओगे तो गेम में फिर यही आप लोग करोगे, वो यही मिस्टेक्स से दोबारा कर। उनकी बात भी ठीक है, लेकिन जब हम लोग बार बार सुन के हमें भी गुस्सा आ जाता है। तो कभी कभी इस बात पे हमारी बहुत लड़ाई भी होती है, आपस में भी और पापा के साथ भी। लेकिन फिर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। हमें पता होता है कि वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली उन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, अपने कोच की बात माननी पड़ेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे वही जीतते हैं। क्या एज है इस वक्त आपकी? आपकी एज क्या है इस वक्त? 12। 12 साल की उम्र में मैं जिद कर रहा था अपने पेरेंट्स से, और हो सकता है कि कोई चपेट वपेट भी खा ही रहा हूँ, लेकिन ये बच्चियाँ मतलब कैसे इतनी ज़्यादा आप लोग, मतलब माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स देखिए ना, तरबियत, ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर। आप जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं, एक्सपोजर भी हो रहा है। अब आज से 10 साल के बाद ये कहाँ खड़ी होंगी? मेरे ख्याल से 10 साल तो बहुत आगे कर दिया आपने। अभी मतलब अभी एक दो साल जाशे में साहब का नाम लेते हैं हम, आपका महानूर महविश ऐसे कह रहे हो, ले रहे हैं ना, ले ही रहे हैं। अच्छा, मुझे महविश ये बताइए कि दिल तो करता होगा गोलगप्पे, चाट और ये सारी चीजें। अब ये क्वेश्चन मुझसे पूछना। सो आई एम गेसिंग कि आप फूडी हैं। मुझे ना एक वो पड़ोसी मुल्क की फिल्म याद आ गई जिसमें वो 2 बच्चियों का जो रेसलर्स थी फोगाट फैमिली की, तो उनकी जो शक्ल दिखाई थी, उनके बाप ने कहा कि आज आखिरी दिन है, गोलगप्पे जितने खाने खा लियो। तो आप बताइए ज़रा कि क्या क्या मिस करती हैं खाने में? यही बात है, आपने मुझसे ये पूछना ही था, मतलब मेरा दिल अब कर रहा है खाने को। असल में जो है ना, ये है कि आपने बहुत मतलब एहतियात करनी होती है अपने डाइट में और बाकी चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत क्या कहते हैं, सेंसिटिव गेम है और आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, ख़ासकर प्लेयर्स की। और प्लेयर्स के टूर्नामेंट से पहले तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ जो है ना जो हेल्दी चीज़ है, जिससे आपको कुछ, जैसे आइसक्रीम हम पे बंद है, फास्ट फूड बंद है, गोलगप्पे, ये सब हम पे बंद है। हम जस्ट जो है तो घर का बना हुआ खालिस खाना खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें, फ्रूट ज़्यादा खाते हैं। तो ये आपने, वो होता है ना कि ये आपने अवॉइड करना है तो आप आगे जाओगे और ये चीज़ें आपके ऊपर आगे काम आएगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा है, हमारे अच्छे के लिए ही है ये। हमारी भी उनकी तरह सेम स्टोरी है, लेकिन असल में उनका वेट का इशू था, हमारा वेट का नहीं है। मतलब हम गेन भी कर ले तो कोई मसला नहीं है, हम लोग अपनी स्किल्स पे काम करते हैं। और रही बात इस फास्ट फूड की, तो हम कहें कि जब ट्रेनिंग होती है तब भी हम नहीं खा सकते, ट्रेनिंग के बाद फिर मैचेस आते हैं, उससे मैचेस से पहले भी नहीं खा सकते, मैचेस के बाद फिर ट्रेनिंग होती है तब भी नहीं खा सकते हैं। तो हम लोग कब खाएंगे? ये आप तब खाएंगे जब आपके कोच आपको बताएंगे, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू। भाई महानूर, सहरिश और महविश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक हम विश करते हैं आप तीनों को। और आप जा रही हैं डेनमार्क तो क्या, स्वीडन तो क्या, हंगरी, आप सारे टूर्नामेंट जीत के आए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ये तीनों वंडर सिस्टर्स मौजूद थी, छोटी सी बहन भी है इनकी, और वो भी अब फाइनली गेम में आती जा रही हैं। 2 दिन उनको खाली ये बच्चियां गेम कराती हैं, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको ज़्यादा गेम भी दें। खैर, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जाने। वो कराची समेत मुल्क के कई शहरों, बिलखुसूस देही सिंध में इन दिनों बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू वायरस तेज़ी से फैल रहा है। और मसला ये है कि बुखार की कैफियत में अस्पताल ना जाने वाले और ख़ुद से कोई दवा ले लेने वाले जो मरीज़ हैं, इस बात की उसमें उन पे तशख़ीस नहीं हो पा रही है कि वो डेंगू का शिकार हैं या फिर नहीं हैं। बिल्कुल, डेंगू के लिए एक आम CBC का टेस्ट जो है वो इंतहाई लाजमी है, जिसमें आपके खून के सफ़ेद खलियों यानी कि वाइट प्लेटलेट्स की मकदार को जाना जाता है। डेंगू का जो शिकार मरीज़ है उसमें खून के जो सफ़ेद खलिए हैं वो तेज़ी से कम होते हैं और इनकी मकदार 15,000 से कम होने की सूरत में इंसान मौत का शिकार भी बन सकता है। अच्छा, इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं माहिर वबा इमराज, डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर फैसल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम इसी वजह से बार बार ये टॉपिक्स हम कर रहे हैं कि हम यही आपसे बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शस डिजीज़ अब इस तेज़ी से फैल रही हैं, ख़ास तौर पे चिकनगुनिया और डेंगू। मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है, लोगों को प्लीज़ ये अवेयर करें कि अगर उनको कोई इस तरह की सिम्टम आ रही है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक डॉक्टर के पास जाएं, घर पे बैठ के दवाइयाँ ना लें, इससे फिर तशख़ीस नहीं होगी और आप सफ़र करेंगे फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बुलाने का शुक्रिया। एंड बिल्कुल
तो ये जो सीज़न है हमारा ये टिपिकल डेंगू और इस साल तो चिकनगुनिया का सीज़न है। इस साल हमेश इस सीज़न साल के साल पे इस टाइम पे हमेशा हम यही वाली बीमारियाँ देखते हैं। जो डेंगू है यानी कि आजकल जो अगर किसी को तेज़ बुखार है तो वो जनरली ये 2 ही बीमारियाँ होंगी डेंगू और चिकनगुनिया और अगर आपका बुखार 3 से 4 दिन ज़्यादा हो गया है तो फिर डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें। ऑब्वियसली हर पहले दिन बुखार अगर किसी को होता है तो फिर डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मोर इम्पोर्टेंटली उसके साथ एंटीबायोटिक लेने की भी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। जी डॉक्टर फैसल एक बात बताइए, अक्सर व बेशतर लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ही उनको कुछ महसूस होता है कि बुखार हो रहा है वो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि हम मतलब आम बुखार है, डेंगू है या खुदा न खास्ता चिकनगुनिया है, लेकिन वो सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। सो ये सेल्फ मेडिकेशन इटसेल्फ कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़रा इस बात के ऊपर भी रोशनी डालें प्लीज़। बिल्कुल, सो ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ से सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं। तो या यानी कि आप खुद से कौन-कौन सी दवाएँ ले रहे हैं। कुछ दवाइयाँ लेना सेफ़ है ज़्यादातर लोगों के अंदर जैसे कि बुखार उतारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं पैराडोल वगैरह ये बिल्कुल ठीक है ये ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ जो है वो ख़तरनाक होती हैं इवन अगर आप थोड़े से मिकदार में लें जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई वो सिर्फ़ आपको डॉक्टर की हिदायत से लेने की ज़रूरत है। जो एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं वो भी आप अमूमन ले सकते हैं, मगर उससे पहले ज़रा अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लें बिकॉज़ वो दूसरी दवाई से थोड़ा-सा उसका इंटरैक्शन होता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मगर डिपेंड करता है कौन-सी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं मगर बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी जो खुद से नहीं लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे फार्मेसी जाके उनसे ना पूछ लें कि मुझे ये शिकायत है तो ये क्या करें? बेहतर है कि डॉक्टर से बात करें। ओके। और डॉक्टर फैसल जो लोग अब जिनको चिकनगुनिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, वो 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के दे कम बैक होम। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस पे भी ज़रा गाइड करें कि जब वो एक मर्तबा घर आ जाते हैं तो ख़ास तौर पे ख़वातीन हो गई, वो फ़ौरन से टार्ज़न ना बने, खुदा का वास्ता प्लीज़ वो थोड़ा सा अपने आप को आराम दें, थोड़ा सा रेस्ट दें। कितना ज़्यादा इनका पीरियड होता है डॉक्टर साहब के जिस पे लोगों को जो घर वापस आ गए हॉस्पिटलाइज होके थोड़ा उनको आराम करना चाहिए और क्या क्या वो खुराक है जो उनको लेनी चाहिए जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे? बिल्कुल, तो दोनों चिकनगुनिया और डेंगू के अंदर एक दफ़ा बुखार टूट जाता है तो उसके मसले मसाइल फिर बुखार टूटने के बाद ही शुरू होते हैं। एंड चिकनगुनिया में ख़ास तौर पे जिस्म में दर्द बहुत होता है, जोड़ों में तकलीफ़ बहुत होती है एंड एक्चुअली इवन अगर आप दाखिल ना भी हों, ज़्यादातर लोग दाखिल नहीं होते चिकनगुनिया के साथ, मगर तबीयत जो है वो 1-2 हफ़्ते तक ख़राब रह सकती है एंड ये इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज़ लोग अमूमन कहते हैं कि भई बुखार तो टूट गया है, ख़त्म हो गया है, मगर अभी तक ताकत नहीं आ रही है, दर्द बहुत हो रहा है, तो इसमें टाइम लगता है बेहतर होने में। एंड डेंगू के साथ भी हमने ये देखा है कि एक दफ़ा डेंगू की इम्प्रूवमेंट हो जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तो ओवरऑल एनर्जी आने में तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता लग सकता है। एंड खाने-पीने में इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप तवाज़ुन में खाएँ। सब्ज़ी, फल गोश्त ये वाली चीज़ें खाएँ, मगर जो आपकी चीनी पेस्ट्री तली हुई चीज़ें, उससे ज़रा गुरेज़ करें। अगर तवाज़ुन में चीज़ें खाएँगे तो आपकी ताकत इंशाल्लाह आहिस्ता से वापस आ जाएगी। जी डॉक्टर फैसल मैं चाहूँगी आप एक चीज़ के ऊपर डिस्कस ज़रूर करें, वो है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी इटसेल्फ ज़रा मजबूत होती है तो आपको बीमारी जो है वो थोड़ा कम अटैक करती है, लाइक उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता किसी इंसानी जिस्म के ऊपर। सो अगर इम्यूनिटी इंसान की ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा कि अगर इस बीमारी से जब आप निकल आते हैं तब भी ऐसे क्या ग़िज़ा खाएँ कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तभी आपको स्ट्रेंथ आती है फिर। सो एक्चुअली ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उससे भी मसले मसाइल होते हैं। हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी बैलेंस्ड हो, तवाज़ुन हो इम्यूनिटी के अंदर, और इम्यूनिटी को बैलेंस रखने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें जो कि अक्सर मैं मरीज़ों को कहता हूँ बहुत ही बोरिंग चीज़ें हैं ये। एक तो ये कि रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो कि अक्सर नहीं होती। दूसरा रोज़ या एटलीस्ट हफ्ते में ज़्यादातर दिन थोड़ी-सी वर्जिश, चाहे वो इवन वॉक भी हो, मगर वर्जिश याद रखें घर का काम वर्जिश में शामिल नहीं होता। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। एंड थर्ड चीज़ ग़िज़ाइयत, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो एक बैलेंस्ड डाइट। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की कि भाई घर का काम इज़ नॉट एक्सरसाइज। बहुत सी खातन या बहुत से मर्द कहते हैं भाई ये कर लिया हमने, आगे पीछे हो गए, आगे पीछे हमने पोछा लगाया तो बस था पूरे घर हाँ में हो था। गया, काफ़ी हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है ना जब डेंगू का एक वो होता है तो बड़े मसले मसाइल होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिंध और ख़ास तौर पे कराची, और इस साल तो वेव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या वजह समझते हैं आप इस स्ट्रॉन्ग वेव की जो कि अभी भी कैरी कर रही है? सो डेंगू के अंदर होता ही है जैसे कि अगर आपको याद पड़ता है कोविड के ज़माने में कोविड के वेरिएंट्स आते थे एंड जैसे ही कोई वेरिएंट आता था तो उसकी लहर आती थी।
डेंगू में भी ऐसे डेंगू के 4 बुनियादी तौर पे उसके टाइप्स हैं। तो जब कोई नया टाइप आता है तो वो एक बहुत बड़ी सी लहर आती है। अमूमन ऐसे हमने देखा है कि या कराची या लाहौर किसी एक शहर में आता है एंड उसके अगले साल फिर दूसरे शहर में वो आता है। तो यूजुअली कराची लाहौर ही हैं, 2 बड़े शहर हैं, बहुत ज़्यादा लोग साथ रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे डेंगू ज़्यादा फैलता है, मगर पूरे जो सूबे में ऑब्वियसली वो फैल जाता है। वैसे डॉक्टर फैसल कोई ऐसी इंडिकेशंस हैं कि अगर किसी को घर में हमें पता लगाना हो कि जी डेंगू है या चिकनगुनिया है या टाइफाइड है, कुछ ऐसे कुछ होंगे कोई इंडिकेशंस, कोई सिम्टम्स के जिसके तहत हम पता लगाए जा सकें घर में रहते हुए? इवन क्लिनिक में रहते हुए बहुत मुश्किल होता है टू टेल बिटवीन द थ्री। ये बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि डेफिनेटली डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। वो ये है कि अगर पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, अगर पेशाब थोड़ा कम आ रहा हो, अगर गलूदगी हो रही हो, अगर जिस्म पे कहीं धब्बे आ रहे हों, तो या सांस फूल रही है, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं अगर हों तो फिर आप प्लीज़ वेट ना करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल की तरफ जाएं। वरना शुरू के दिनों में ये जो बुखार होता है, चाहे डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, इवन हेपेटाइटिस, इन सब के शुरू के 3-4 दिन बहुत ही यकजा होते हैं, बताना मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस मैसेज के साथ कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाएं। उसने 4 साल MBBS पढ़ा है, किसी वजह से पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा और ना ही आपके फार्मासिस्ट ने पढ़ा है, तो आप जाके फार्मेसी से ये मत बोलें कि मुझे फला गोली दे, डॉक्टर के पास चले जाएं प्लीज़, क्योंकि जान है तो जहान, जान है तो जहान है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर फैसल ने भी कही है और मैं भी हर वक्त ये बात करती हूँ कि प्लीज़ जो घर के काम शाम होते हैं वो आपके वर्कआउट या आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं होते हैं। आप अपने लिए 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स ज़रूर अलग से निकालिए, वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए या कोई भी एक्टिविटी, कोई वर्कआउट, कोई बूट कैंप ज़रूर अपनाइए। डॉक्टर फैसल के बाद डॉक्टर सोनिया की बात आपने सुन ली होगी, नोट कर लिया होगा। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम बातें आपसे करनी है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। तो फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। और कुछ IPPs के हाथों हुकूमत यरगमाली और चंद IPPs के सामने पूरी कौम बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ IPPs ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल भी कर लिया और कुछ IPPs से बिल्कुल गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को खुद भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर गुलफराज अहमद, साबिक चेयरमैन नेपरा, साबिक सेक्रेटरी तनाई हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप एक बहुत अहम मामले पे हमें वक्त दे रहे हैं। अब ये चीज़ें सीधा सीधा हमारे सामने हैं, इतने ज़खायर कोयले के, उसके बावजूद महंगा तेल हम बाहर से ला रहे हैं। अच्छा, जो तेल हम ला रहे हैं, जितना ला रहे हैं उतनी बिजली बना भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ IPPs तो ऐसी हैं, उन्होंने ओवर इन्वॉइसिंग भी की है और ओवर इन्वॉइसिंग के साथ साथ मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब हुकूमत दे रही है। जब सब कुछ हुकूमत दे रही है तो इन IPPs का सर क्या फ़ायदा है, हो क्या रहा है हमारे साथ ये? देखिए जी, ये आपने बहुत ही एक दुखती हुई रग पर उंगली रखी है। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये IPPs बने हुए हैं। और इसमें जब तक आप IPPs के जड़ में नहीं जाएंगे, किनका इंटरेस्ट था, क्यों उस वक्त बिजली की ज़रूरत को अच्छी तरीके से देखकर फैसला नहीं किया गया, बल्कि ऐसे IPPs लगा लिए गए जो तैयार हो गए, उसके बाद पता चला कि हमारे पास ट्रांसमिशन की कैपेसिटी कम है या इसकी डिमांड कम है या इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि ये बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये चीज़ें जो हैं, मैं ये बताऊंगा आपको कि जब तक आप इसका सद्देबाब नहीं करेंगे, इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक आप इस मामले को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारी मईशत को ये दबाती रहेगी बल्कि उठने नहीं देगी। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि जब भी इस तरह की कोई, क्योंकि सारा मसला कहाँ आ रहा है, सारा मसला आ रहा है उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, उन मुआहिदों पे जो कि किए गए, जो हमारे लिए ही गैर फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। जब इस तरीके से कोई मुआहिदा किया जा रहा होता है डॉक्टर साहब, तो उस वक्त हुकूमत क्या चीज़ें रख रही होती है, वो क्या चीज़ें मद्देनज़र रख रही होती है? क्योंकि जिस हिसाब से हमने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई, ये तो सरासर घाटे का सौदा है। यानी कि मेरे पास रिसोर्स है इन हाउस, लेकिन मैं मंगाऊंगा बाहर से। अच्छा, मैं जितनी मंगा रहा हूँ बाहर से, उतने का मैं आपको प्रोडक्ट बना के भी नहीं दूंगा, और प्रोडक्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, पैसे लेकिन पूरे लूंगा आपसे।
बात ये है कि ये आधे बिजली घर लगे थे 1994 की पॉलिसी में, और उस वक्त की जो हुकूमत थी वो भी आजकल इस हुकूमत का हिस्सा है। और जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप पीछे जाकर उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी जो आधे मंसूबे लगे हैं वो 2015 के बाद के लगे हैं, वो पार्टी भी इस वक्त हुकूमत में है। तो अगर ये दोनों पार्टियां हुकूमत में रहकर अपने उन मादों की तरफ नहीं देती, परमिशन नहीं देती या होने नहीं देती, तो फिर जब तक ये दोनों हुकूमतें ख़त्म नहीं होती तब तक आप इन मादों के तह में नहीं जा सकते और सदेबाब नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि जो आपने कहा कि ये सारे मादे जो हैं ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, और इसमें ये भी आपने कह दिया कि बाज़ जगह के ऊपर लोकल इन्वेस्टमेंट है लेकिन नाम बाहर के लोगों के हैं या बाहर के लोगों के से ये खरीद ले गए हैं, तो इसलिए ये मसला ज़्यादा गंभीर हो गया है। अब इसके ऊपर जब तक बड़े आपके पास जो बड़े चीफ मिनिस्टर हैं लगारी साहब, अगर वो उनके वालिद की भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा नुमाया थी, कारकर्दगी थी, जब तक आप इसकी तय में जाने के लिए एक बहुत ही जामे कमेटी ना बनाएं, उस कमेटी को आप पूरी तरीके से एम्पावर करें और उनको कहें कि वो बगैर किसी इस चीज़ के कि ये हुकूमत के बंदे किया है या बाहर के बंदे किया है, वो उसके तय के अंदर जाकर कोई ऐसी लूप होल निकाले जिसको हम एक्सप्लॉइट करके तो मायदों को कैंसिल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक और चीज़, कोई भी मुआहिदा हो, कोई भी कंपनी आए, कहीं से भी आ जाए, वो आईने पाकिस्तान और अथॉरिटी से तो ऊपर नहीं हो सकती ना। फिर ये मामला क्यों सामने आ रहे हैं कि जी फॉरेंसिक ऑडिट हुकूमत करना चाह रही है लेकिन अगले विलिंग भी नहीं है, फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए भी विलिंग नहीं है। वो जो देखें जहाँ तक ये चीज़ें जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, नेपरा है मसलन, वो देखें उनकी जो उनके प्रोटोकॉल में शामिल ही है कि बिजली के मुतल्लिक जो भी मामले होंगे वो पब्लिक के साथ शामिल मिलकर, तो पब्लिक एक जिसमें 4 हिस्सादार हैं। एक तो पब्लिक है जो बिजली की खर्च को फाइनेंस करती है, दूसरी है गवर्नमेंट, और तीसरी वो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हैं, और चौथी जो आपके पावर के सेक्टर के अदारे हैं। तो जो भी इसके ऊपर फैसला किया जाता है वो एक पब्लिक कमेटी के अंदर उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स की राय के साथ ही फैसला होता है। वो फैसला जो है वो ओवर पावर करता है हर एक और फैसले को। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त किस चीज़ की पेचीदगी है इसमें। अगर नेपरा को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए तो वो कोई इसका रास्ता निकालें कि किस तरीके से इन स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल किया जाए। और डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान के अवाम यही पूछते फिरते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत मुआहिदा कर लिया है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास ये इख्तियार, ये रिट नहीं है कि एक चीज़ जो कि अवामुन्नास के फ़ायदे में नहीं है, नुकसान में है, उसको ख़त्म किया जाए, रिवोक किया जाए? ऐसे अथॉरिटी नहीं है क्या हुकूमत के पास? देखिए मैंने आपको बताया कि इस वक्त हुकूमत में 2 पार्टियां शामिल हैं। ये मादे उन्होंने खुद किए हैं, तो इसलिए हुकूमत तो नहीं चाहती कि उनके किए हुए मादे को कोई क्वेश्चन करे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत से ये काम नहीं होना, ये बाहर जाकर ये हुकूमत से बाहर कोई और ऐसे अदारे हों जो ये काम कर सकें, वरना हुकूमत ये नहीं करेगी। अच्छा, और डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा, इसमें एक और चीज़ भी है कि टैक्स के मामलात में भी IPPs को सहूलत दी गई है। अभी ये सितंबर 30 को जब ये महीना ख़त्म हो रहा होगा तो उसके बाद से एक बहुत बड़ी कैंपेन गालिबन शुरू होगी कि जो टैक्स नादहिंदा हैं, जो फाइलर्स नहीं हैं, मैं आप आम आदमी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, सिम्स का बंद होना चाहिए, टैक्स सबको देना चाहिए। लेकिन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के जो प्रोडक्ट बना के नहीं दे रही, उसको टैक्स के मामलात में भी छूट देना, ये तो सरासर आवाम की खाल खींचने के मुतरादिफ है। डॉक्टर साहब देखें, ये हमारे
बिजली के आलात उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां तक आप उन वादों को इस वजह से रिस्पेक्ट ना दें कि वो बैन अवी मादे हैं, वो पाकिस्तान की इस वक्त जो नुकसान हो रहा है और वो इन्वोक करें। हम अगर चाहें तो हम भी बैन अवी सतह पर जाकर उन वादों को रिवोक कर दें, ये उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और उसमें पूरी दलीलें अपने तैयार रखें कि ये हमारा नुकसान हो रहा है और इस तरीके से ये मादे जो बिजली के घर हैं या मालिक हैं उनके वो अकाउंटेबल नहीं है पाकिस्तान की अवाम को या पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत करना क्या है कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद ही ये कर रही है ना। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, एक और मामला जो कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया, मालिक मकामी लेकिन मुआहदे जो हो रहे हैं वो गैर मुकामियों के, गैर मुल्कियों के नाम पे हो रहे हैं, ये क्यों किया जाता है? ये देखें, ये इसी के लिए किया जाता है कि जो कुछ भी वो करें वो अकाउंटेबल ना हो। और ये बड़ी इस वक्त परेशानी की बात है कि अगर हमारी मकामी इन्वेस्टमेंट थी तो फिर भी फॉरेनर्स को नाम के ही फ़ायदा दिया जा रहा है। हो सकता है कि ये बाद में मकामी लोगों ने खरीद दिया हो फॉरेनर से, लेकिन मुझे जब तक इसकी तह तक ना कोई जाए तब तक नहीं पता चलता कि ये क्या शुरू से ही मकामी इन्वेस्टमेंट थी और बाहर के लोगों को साथ शामिल कर लिया गया एज पार्टनर्स, नॉन फाइनेंसिंग पार्टनर्स, या फिर ये बाहर के लोगों के वादे थे तो अब मकामी लोगों ने ले लिया। बहरहाल चूँकि इसके अंदर मकामी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, इसमें दोनों गवर्नमेंट की जो मजबूत पार्टियां थी वो इसमें शामिल है। जब तक वो सारी मिलकर तय तक नहीं जाएंगे तब तक ये मसला हल होने लगा और पाकिस्तान को अपनी मजबूरी के साथ, बहुत मजबूरी के साथ इन लोगों के जितने भी फ़ायदे इनमें पावर प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं इनको फाइनेंस करता रहना पड़ेगा। हमारी इकानमी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी अवाम की के ऊपर तकलीफ बढ़ेगी उनको। अभी देखिए, अगर अवाम जो है इस वक्त उनको एक रास्ता मिला हुआ है जो मैं हमेशा हर जगह पर मैं कहता रहा हूँ पिछले 20 साल से कि रूफ टॉप रेवोल्यूशन लाएं, रूफ टॉप सोलर रेवोल्यूशन लाएं ताकि ग्रिड इसका इस्तेमाल ना हो और लोग जिनके पास बिजली नहीं है या बिजली को की कीमत नहीं अदा कर से वो अपनी घर की बिजली बनाए। अब वो रुझान बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये जितने भी वायदे हैं ये और ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो मसला आप उठा रहे हैं इससे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए कोई और नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, हम आगे भी आपको इस पे तकलीफ देते रहेंगे क्योंकि ये एक ऐसा मामला अब हो गया है कि जो जिन काबू में नहीं आ रहा है। और कैसे आएगा कि जब इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं और उस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। नाउ इट्स हाई टाइम, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के भारी बिजली बिल भर भर के कमरे टूट चुकी हैं। अब देखना यह है कि ये जो तमाम तर रिपोर्ट सामने आई है कि इस पर एक्शन होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कमरे टूट नहीं थी, लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, सुसाइड्स की हैं। बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे थे, घर से सोना चांदी सब कुछ बेचने के बाद जब नहीं कुछ बचा तो जाने उन्होंने अपनी ले ली है। इतना सीरियस नौयत का मामला हो चुका है। अब हमारा आपका वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन फिर हम कल मुलाकात करेंगे आपसे यहीं इसी जगह बोल्ड न्यूज़ पर। दुनिया बोल्ड है। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।